नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है नीतू चौहान और स्वागत है आप सभी का ब्राइट फ्यूचर में। बच्चों, हमने जो लास्ट वीडियो था यानी कि जो पार्ट 2 था उसमें मुद्रा के प्रकार और मतलब प्रकार नहीं मुद्रा के बारे में पढ़ा था। तो जो मुद्रा का क्रम विकास है उसको हमने पढ़ लिया है पहले ही। अब हमारा जो थर्ड पार्ट है उसमें मुद्रा के जो कार्य हैं उसके क्या फंक्शंस है इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद से जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम बैंक के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, इसमें मुद्रा के कार्य में दिया हुआ है मैक्सिमम जो है मुद्रा के जो फंक्शंस है वो 4 है। यहाँ पर देख सकते हो आप, मनी इज ए मैटर ऑफ फंक्शंस फॉर ए मीडियम, ए मेजर, ए स्टैंडर्ड एंड ए स्टोर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो मुद्रा के 4 कार्य कौन कौन से हैं, जैसे कि ए मीडियम, ए मेजर, ए स्टैंडर्ड एंड ए स्टोर। यानी कि जो मुद्रा है ना तो उसको उसके कितने कार्य हैं ऐसा कुछ बोल करके क्वेश्चन भी आया हुआ है पहले आप लोगों के लिए 1 मार्क्स के लिए। तो यहाँ से आप याद रखिएगा कि मुद्रा के मेनली जो है 4 कार्य होते हैं। तो उसी इन्हीं 4 कार्यों के बारे में हम आज एक्सप्लेन करेंगे, इसी को हम जानेंगे कि आखिर ये है क्या चीज। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आगे। देखिए, मुद्रा विनिमय का माध्यम है यानी कि ए मीडियम, इसी को बोला गया है मुद्रा विनिमय का माध्यम है, यानी कि खरीद बिक्री करने का माध्यम है। अगर मुद्रा ना रहे तो हम कोई भी चीजों को खरीद बिक्री नहीं कर सकते। उसके बाद से दिया है वस्तु विनिमय प्रणाली में एक वस्तु की दूसरी वस्तु के साथ प्रत्यक्ष अदला बदली होती थी। जो विनिमय प्रणाली जो बार्टर सिस्टम था हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, उसमें क्या होता था कि जो मुद्रा तो नहीं होती थी तो वस्तु दे करके और लेते थे। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो जो मुद्रा का व्यवस्था हो चुका है तो इससे हम डायरेक्टली कुछ वस्तु को खरीद सकते हैं। जैसे कि एक चावल उगाने वाला व्यक्ति है तो उसके पास चावल है तो उस चावल को बाजार में ले जाकर के बेच सकता है, और बेचने के बाद से उसे अगर पैसा मिल गया तो उस पैसा से उसके जो चीजें चाहिए जैसे कि गन्ना चाहिए तो गन्ना खरीद सकता है। तो इस तरह से जो विनिमय का माध्यम क्या हो गया यहाँ पर मुद्रा, यानी कि मुद्रा का पहला कार्य क्या है, विनिमय का माध्यम यानी कि खरीद बिक्री करने का एक माध्यम है। आप इस पर क्या कर सकते हो, इस पॉइंट को लिख सकते हो। तो मैं इसको ज्यादा रीडिंग नहीं करूंगी क्योंकि ये जो बहुत ही लंबा है, मैंने जस्ट शॉर्टली आपको समझा दिया और मैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ क्योंकि ज्यादा टफ लैंग्वेज में होने से आपको समझ में नहीं आती है। ठीक है बच्चों, तो फिर चलिए हम नंबर 2 पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 2 पॉइंट हमारा क्या है, देखिए अब बोला गया कि जो मुद्रा वस्तु के मापक के रूप में कार्य करता है, यानी कि उसका जो वैल्यू राइट एक सभी आर्थिक वस्तुओं का मूल्य होता है राइट। उसके बाद से देखिए आप, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि सभी आर्थिक वस्तुओं का मूल्य होता है, मुक्त वस्तुओं का मूल्य नहीं होता है। यानी कि आर्थिक वस्तु कौन सी हुई, जिस वस्तुओं को खरीदने के लिए हमें मान लीजिए मूल्य चुकाना पड़े, कुछ कीमत चुकाना पड़े, वो आर्थिक वस्तुएं कहलाती है। और जिन वस्तुओं को लेने के लिए हमें उसे पाने के लिए हमें किसी प्रकार का मूल्य नहीं चुकाना पड़े उसे मुक्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे मुक्त वस्तुओं में कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हवा, सूर्य की रोशनी, नदी का जल आदि जो है मूल्य नहीं चुकाया जाता है। इसके लिए हमें लेने के लिए हमें किसी प्रकार का मूल्य चुकाना नहीं पड़ता है। लेकिन जिन वस्तुओं को खरीदने के लिए हमें बाजार में मतलब क्रय विक्रय करना पड़ता है, उसको लेना और देना पड़ता है, उसके लिए जो मुद्रा होती है, तो ये जो चीजें हो गई वे हमारे मूल्य मतलब की मुद्रा हो गई। तो ये जो है किसी वस्तु के मापक के रूप में कार्य करती है, यानी कि इस वस्तु का वैल्यू कितना है उस वैल्यू को हमें बता रही है। ये मान लीजिए अगर हमने कोई एक कलम ही खरीदा तो उसके दाम हो गए 5 रुपए, तो उस कलम का दाम हमने दिया जो 5 रुपए, वो यानी कि उस वस्तु का वैल्यू वहां पर बता रहा है। जो वैल्यू बता रही है वही क्या हो गई, मूल्य का मापक। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया, मूल्य के मापक के रूप में क्या करती है मुद्रा कार्य करती है। ये इसका दूसरा कार्य हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 पॉइंट की तरफ। फिर देखिए बच्चों, हमारा नंबर 3 पॉइंट में दिया हुआ है मुद्रा स्थगित लेन देन के मापदंड के रूप में कार्य करता है, यानी कि जो मापदंड। तो बच्चों अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो मुद्रा है वो स्थगित लेन देन का मापदंड के रूप में कैसे कार्य करता है। यानी कि आप देख सकते हो बोला गया है जैसे कि कुछ सामग्रियों और परिसंपत्तियों के क्रय विक्रय के साथ साथ कीमत का परिशोधन नहीं किया जाता। कर्ज के संदर्भ में कर्ज देते समय ही कर्जदाता होने में समय लगता है। ऐसी स्थिति में धन की अदायगी की प्रक्रिया तत्काल नहीं होती बल्कि इसे स्थगित रखा जाता है। यानी कि अब आप यहाँ पर देख सकते हो क्या समझाया जा रहा है। जैसे कि मान लो अगर आप कोई चीज मतलब कि आप खरीदना, जैसे मिट्टी हो गया, कोई परिसंपत्ति यानी कि कोई संपत्ति आप खरीदना चाह रहे हो या फिर कोई सामग्री हो गया, तो मान लीजिए कि कुछ खरीदना चाह रहे हो तो आपके पास उतने अभी पैसे नहीं है जिसको आप दे करके उस चीज को ले सकते हो, या फिर किसी ने आपसे बहुत ज्यादा कर्ज लेकर के रखा है तो उस पैसे को भी वो नहीं लौटा पा रहा है, तो उस जगह पर आपको उसने किसी न किसी वस्तु को दिया होगा राइट, किसी न किसी वस्तु को तो उसने आपके ओर दिया ही होगा। तो यानी कि वो जो चीजें हैं आपके पास में पैसे के रूप में पड़ी हुई है,
समझ में आया आपको? यानी कि कोई कोई चीजें होती है जिसे हम तुरंत पैसे दे करके उसे नहीं ले सकते हैं, तो पैसे की जगह पर हम उस वस्तु को रख करके बहुत दिनों तक रखते हैं, फिर बाद में उसे हम ले लेते हैं। यानी कि जैसे मिट्टी का ही होता है। मिट्टी में आप लोगों ने देखा होगा कि कोई वस्तु होती है, कोई मिट्टी हो गया तो उसे अगर आपको बहुत सख्त पैसों की जरूरत है तो उस मिट्टी को आप किसी के पास रख दिए और उसके बदले में आपने पैसे ले लिए। तो इस तरह से जो ये एक स्थगित मापदंड के रूप में पैसा जो है काम कर रहा है हमारा हमारे मतलब दैनिक जीवन में। तो बच्चों फिर अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट जो 4 नंबर पॉइंट है, 4 नंबर पॉइंट की तरफ। देखिए मुद्रा मूल्य के भंडार के रूप में भी कार्य करता है। यानी कि कोई वस्तु है उसके भंडारित करने में भी कार्य करता है। कैसे? हम वस्तुओं का संचय करके नहीं रख सकते क्योंकि ये जल्दी नष्ट हो जाती है। ये तो बात सही है। अब आपकी कोई वस्तु है, मैंने ये जो बात है पहले ही आपको जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने समझाया था। उस वीडियो में आपको मतलब मिला था कि कोई वस्तु जो है उसे हम संचित करके बहुत दिनों तक नहीं रख सकते, तो उसके बदले में हम क्या करते हैं, उसे बेच करके और जो पैसे होती है उस पैसे को क्या कर देते हैं कि हम अपने बैंक में या फिर किसी अन्य जगह पे हम उसे रख सकते हैं। तो वहां पर यहाँ पर इसी बात को समझाया जा रहा है। जैसे कि आप फिर से मैं एक बार समझा ही देती हूँ आपको। देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली में इसका संचय नहीं होता था, परंतु मौद्रिक व्यवस्था में मुद्रा का संचय किया जा सकता है। तथा इस संचित मुद्रा से आवश्यकता अनुसार वस्तुएं खरीदकर उनका व्यवहार भी किया जा सकता है। जैसे कि कोई वस्तु है, उस वस्तु को आप यूज नहीं कर पा रहे हो, बहुत दिनों तक रखने से वो खराब हो जाएगी, तो उस वस्तु को आप क्या कर सकते हो कि उसे बेच करके बाजार में और आप पैसे कमा सकते हो। उस पैसे को आप अपने पास रख सकते हो बहुत दिनों के लिए, तो वो पैसे नष्ट नहीं होंगी और आपका जो वस्तु है वो भी बेचा गया और जो आपके पैसे आपके पास आ गए। तो इस तरह से इसका जो वैल्यू है वो आपका मतलब कि पैसे का जो वैल्यू बचा भी रह गया और आपका जो पैसे है वो भंडारित भी हो गया। भंडारित यानी क्या? उसे संचित करके रखना, उसे बचा करके रखना। फिर चलिए हम आगे भी देख लेते हैं और इसमें हमको क्या मिले है, दूसरे अर्थ में फिर से समझाया गया है। दूसरे अर्थ में मुद्रा को सामग्रियों के मूल्य का भंडार भी कहा जा सकता है। हालांकि किसी विशेष परिस्थिति में मुद्रा के मूल्य की स्थिरता पूरी तरह समाप्त हो जाने पर, जैसे उदाहरण स्वरूप वस्तुओं की कमी होने पर उसकी कीमत लगातार बढ़ती रहती है, मुद्रा संचय के रूप में कार्य नहीं कर सकती। ऐसी परिस्थिति में साधारणतः सोना, भूमि अथवा अन्य परिसंपत्तियां संचित रूप में रखी जा सकती है। यानी कि कभी कभी क्या होती है, अगर पैसे नहीं हो हमारे पास तो हम मतलब कि उसे बेच करके पैसे हम नहीं ले सकते, तो उस जगह पर कभी कभी सोना चांदी का भी हम यूज कर लेते हैं। उस तरह से यहाँ पर समझाया जा रहा है। तो ये थी हमारे 4 मुद्रा के कार्य। अब हम बढ़ेंगे आगे मुद्रा के जो है प्रकार के बारे में। तो मुद्रा के प्रकार क्या है उसे हम चलिए आगे देखेंगे। सबसे पहले जो है मुद्रा का, ऐसे तो 2 प्रकार ही बताया गया है। एक है हिसाब की मुद्रा यानी कि मनी ऑफ अकाउंट, एंड वास्तविक मुद्रा यानी कि एक्चुअल मनी। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि हम आगे से इसके बारे में देखिए क्या इसके बारे में समझाया जा रहा है हमको। तो यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हो कि जो ये 2 प्रकार है, हिसाब की मुद्रा और वास्तविक मुद्रा, इसमें क्या अंतर है, आखिर ये है क्या चीज। तो यहाँ पर हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, एक उदाहरण की सहायता से हिसाब की मुद्रा और वास्तविक मुद्रा के अंतर की व्याख्या की जा सकती है। जैसे कि देखिए भारतवर्ष के प्रधानमंत्री में संविधान में, सॉरी भारतवर्ष के संविधान में, मैं यहाँ पे इसका अंतर समझा रही हूँ। एक उदाहरण देकर के आपको समझाया जाएगा, समझा दिया गया। यहाँ पे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री में प्रधानमंत्री नहीं, संविधान में प्रधानमंत्री का जो पद है निर्धारित है, लेकिन हमेशा एक व्यक्ति ही प्रधानमंत्री नहीं बनता, परंतु जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर आसीन होता है वही व्यक्ति प्रधानमंत्री की भूमिका निभाता है और वही व्यक्ति प्रधानमंत्री के लिए निर्धारित कार्यों को संपन्न करता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा, जैसे कि हमारा भारतवर्ष का जो क्या है संविधान है, तो उस संविधान में एक बात मतलब कि मेंशन कर दिया गया है कि हमारे भारतवर्ष के संविधान में ये मेंशन किया गया है कि एक प्रधानमंत्री जो है रहेगा, राइट। एक प्रधानमंत्री हमारे देश में रहेगा और वो प्रधानमंत्री हमारे देश को चलाएगा, मतलब चलाएगा भी। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि संविधान, ये जो प्रधानमंत्री अब कोई व्यक्ति बन रहा है, तो एक ही व्यक्ति प्रत्येक वर्ष मतलब हर 5 साल के बाद एक ही व्यक्ति प्रधानमंत्री को बनाए, एक ही व्यक्ति ही प्रधानमंत्री बार बार बनेगा, ऐसा मेंशन नहीं किया गया है। यहाँ पर बोला गया कि हाँ एक प्रधानमंत्री होगा लेकिन एक ही व्यक्ति बार बार रहेगा, ऐसा तो नहीं बोला गया है, राइट। उसी तरह से यहाँ पर पैसे के बारे में बोला गया है कि पैसा तो हमारे देश में होगा, उसका वैल्यू भी सेम ही होगा,
लेकिन एक ही पैसा बार बार हो ऐसा तो नहीं हो सकता है। जैसे कि एक पैसा अभी बहुत दिनों से चलता हुआ हमारे देश में आ रहा था, लेकिन कुछ समय पहले ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस जो पैसे थे उसका जो रूप है वो चेंज कर दिया। यानी कि हमारा जो भारत का पैसा था वो अब चेंज हो गया है, राइट। तो चेंज हुआ यानी कि पैसा तो वही है, वैल्यू भी वही है, लेकिन उसका जो सिर्फ रूप है वही चेंज हो गया है। आया आपको समझ में? यहाँ पर क्या समझाने की कोशिश किया जा रहा है कि हिसाब की मुद्रा जो है, हिसाब उसका जो हिसाब किताब है वो सेम रहेगी, वही रहेगी, वैल्यू उसका वही रहेगी, लेकिन जो उसका रूप है वो चेंज हो सकता है, लेकिन कार्य क्या है, सेम रहेगी। तो आई होप कि यहाँ पर आपको ये जो पॉइंट्स जो टॉपिक मैंने समझाया वो समझ में आ गया होगा। तो फिर अब हम चलते हैं आगे की तरफ। देखिए, वास्तविक मुद्रा में जो है इसका कई प्रकार हैं वास्तविक मुद्रा के, उसके बारे में हम देख सकते हैं। जैसे कि पहला हमारा दिया हुआ है सामग्री मुद्रा, फिर है जंतु मुद्रा, धातु मुद्रा, कागजी मुद्रा, विहित मुद्रा, अविहित मुद्रा, आदेशी मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा, चेक मुद्रा, मानक मुद्रा। उसके बाद से है क्या चीज, नगद मुद्रा, संकुचित मुद्रा, सुलभ मुद्रा और काला मुद्रा। उसके बाद उच्च क्षमता संपन्न मुद्रा। तो इन सभी के बारे में यहाँ पर लाइन से एक्सप्लेन किया गया है। एक एक पॉइंट्स जो एक एक मुद्रा है उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा सामग्री मुद्रा। सामग्री मुद्रा में क्या समझाया गया बच्चों, तो चलिए इसको देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर सामग्री मुद्रा, जंतु मुद्रा, ये सब मैंने ऑलरेडी आपको समझा ही दिया है। पहले मैं आपको जो लास्ट में था उसमें समझाई थी, फिर भी एक बार मैं आपको बता ही देती हूँ। सामग्री मुद्रा वह मुद्रा है जिसमें वस्तुओं को दे करके और दूसरी वस्तु हम लेते हैं। यानी कि यहाँ पर सिर्फ वस्तु को दिया जाएगा, वस्तु दे करके और दूसरी वस्तु को लिया जाएगा। विनिमय प्रणाली की तरह ही है, लेकिन विनिमय प्रणाली में तो सभी चीजें आती थी, लेकिन यहाँ पर अलग अलग पार्ट्स करके दिखाया गया है। तो यहाँ पर जो है कोई सामग्री, कोई वस्तु हमने दे दिया और दूसरी वस्तु ले लिया, वही क्या हो जाएगी, सामग्री मुद्रा। फिर चलते हैं हम नंबर 2, जंतु मुद्रा। जंतु मुद्रा में वह चीज होती है जैसे कि कोई जीव को हम दे दिए और उसके बदले में कोई दूसरी वस्तुएं हमने ले लिया, तो वो हो जाएगी हमारा जंतु मुद्रा। जैसे कि विशेषकर क्या दिया हुआ है, बकरी, इसमें बकरी को मेंशन किया गया है। देखिए बच्चों, उस टाइम में बकरी का जो है कितने वैल्यू होती थी, राइट। लेकिन आजकल क्या हो रही है, लोग उससे तो काट कर खाए जा रहे हैं, वो तो बात अलग है, छोड़िए, चलिए, अपनी अपनी मर्जी होती है। तो अब हम चलते हैं धातु मुद्रा की तरफ। धातु मुद्रा जो है सोना और चांदी में ग्राह्यता का गुण होता है। ये दोनों धातुएं अलग अलग अथवा एक ही साथ विनिमय का माध्यम होने के कारण धातु मुद्रा के रूप में प्रचलित थी। तो ये जो वस्तुएं धातु मुद्रा भी मैंने कल आपको समझाया था, जो लास्ट पीरियड था उसमें, तो उसमें क्या बताया गया था कि धातु मुद्रा में यानी कि सोना और चांदी को मुद्रा के रूप में माना जाता था, और ये वस्तुएं ये जो है दे करके दूसरी वस्तुएं हम लिया करते थे। तो ये धातु मुद्रा भी हो गई। उसके बाद है कागजी मुद्रा। तो कागजी मुद्रा में देखिए, कागजी मुद्रा ने आजकल धातु मुद्रा का स्थान ले लिया, यानी कि धातु जो है सोना चांदी, उसकी जगह पर अब कागजी मुद्रा आ चुका है। विनिमय के माध्यम के रूप में कागजी मुद्रा का व्यवहार होता था, अब जो है होता है, मतलब कि अब जो है उसकी जगह पर कागजी मुद्रा आ चुका है। पहले क्या होता था, पहले उसकी जगह पर मुद्रा थी, सॉरी मुद्रा ने धातुएं थी। फिर देखिए, पहले कागजी मुद्रा को सम मूल्य के सोना अथवा चांदी में परिवर्तित किया जाता था। जैसे 100 रुपए के कागजी मुद्रा को 100 रुपए मूल्य के बराबर मूल्य के सोना अथवा चांदी में रूपांतरित किया जाता था। इस प्रकार के कागजी मुद्रा को प्रतिनिधि मूलक अथवा परिवर्तनीय कागजी मुद्रा कहा जाता है। देखिए बच्चों, यहाँ पर से आपको एक क्वेश्चन हमेशा उठती है कि प्रतिनिधि मूलक कागजी मुद्रा किसे कहते हैं। यहाँ पर जो है 2 मार्क्स के लिए आपका जो है क्वेश्चन बार बार बनती है कि प्रतिनिधि मूलक जो कागजी मुद्रा है वो आखिर में क्या चीज है। तो देखिए, पहले क्या होता था कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक 100 का हमारा मान लीजिए नोट हो गया। तो बच्चों मान लीजिए यहाँ पर एक हमारा 100 का नोट है, जैसे कि 100 रुपए है। तो अब क्या कर सकते हैं कि इस 100 रुपए के नोट को हम 100 रुपए के नोट से हम एक सोने का या चांदी का टुकड़ा खरीद सकते हैं, और खरीद करके मतलब उसमें हम परिवर्तन ला सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, मतलब कि पहले क्या होता था कि एक नोट को पहले मतलब डायरेक्टली कोई पैसा लेकर के उस पैसे से हम कोई दूसरी वस्तु लेना देना नहीं करते थे। मतलब कि अगर कोई पैसा है तो उस पैसा से हमें पहले एक सोने का टुकड़ा खरीदना पड़ता था, और खरीदने के बाद से मतलब जितना 100 रुपए में जितने मतलब कि टुकड़े आएंगे उसको खरीद लेंगे, और उससे हम क्या करते थे कि कोई दूसरे वस्तु लेन देन करते थे। तो उससे ही परिवर्तनीय या फिर प्रतिनिधिमूलक कागजी मुद्रा कहा गया है। तो बच्चों आज हम क्या करते हैं कि जो ये चौथा पॉइंट है यहीं तक हम इसको रहने देते हैं वीडियो को, नहीं तो आपका जो वीडियो है बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, आपको समझ में भी नहीं आएगी। तो इसके जो आगे के पार्ट्स है, जैसे बीट मुद्रा हो गए और भी जितने सारे मुद्रा के पार्ट्स हो गए, मैं उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए बच्चों, अभी तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया या फिर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इसके बाद से अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। ओके बच्चों, थैंक यू।